यह चुनाव आमने सामने का चुनाव है। एक तरफ वो ताकते हैं जो लोग आज देश में भारतीय संविधान को खत्म करके देश में मनुस्मृति का स्थापित करना चाहते हैं और देश के भारत का जो संविधान है वो संविधान को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन साथियों, यह हिंदुस्तान मनुस्मृति का हिंदुस्तान नहीं है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा गोडसे का हिंदुस्तान नहीं है, यह हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है। देश के संविधान होना केहू के बपौती, देश के संविधान होना केहू के बपौती, कॉलोनी के फल इनका, कॉलोनी के फल इनका, हाथे हाथ मिली राज चलले दिल्ली, आगे के कुर्सी अब की राज चलले दिल्ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान में। हूं अंकित राज। बोलता हिंदुस्तान की लोकसभा यात्रा बिहार के आरा पहुंच चुकी है। हम आरा पे बात करें उससे पहले फैज अहमद फैज की उस रचना को सुनाना चाहेंगे जिसमें वो मजदूरों के संघर्षों को आवाज देते हैं। वो कहते हैं, जब हम मेहनत कश जगवालों से अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। इस रचना की आखिरी पंक्ति है, जब सब सीधी हो जाएगी, जब सब झगड़े मिट जाएंगे, हम हर एक देश के झंडे पे एक लाल सितारा मांगेंगे। फैज अहमद फैज की डिमांड तो हर देश के झंडे पे एक लाल सितारे से खत्म हो जाती है, लेकिन आरा की जनता 3 तारा मांग रही है। जी हाँ, यहाँ नारा लगाया जा रहा है, बोले आरा 3 तारा। इस 3 तारे का ताल्लुक CPI-ML के झंडे में जो 3 तारे हैं उससे है। आरा से CPI-ML के उम्मीदवार हैं राजू यादव, जो महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं। NDA से बाहर के जितने भी दल हैं जिनका बिहार में कम या ज़्यादा जनाधार है, वो सब राजू यादव को समर्थन दे रहे हैं। राजू यादव का मुकाबला RK सिंह से है, जो यहाँ से वर्तमान सांसद भी हैं और पूर्व IPS ऑफिसर भी रहे हैं। राजू यादव को मीडिया कवरेज भले ही बहुत ज़्यादा ना मिल रही हो, लेकिन आरा के लोगों को ये कहते सुना कि लड़का संघर्ष की लंबी परंपरा से तब कर आया है। MA और LLB की उपाधि प्राप्त राजू यादव ने राजनीतिक संघर्ष का रास्ता क्यों चुना? और जब हम लोग स्कूल टाइम में थे तो उसी समय से जो छात्रों का जो सवाल था, तो हमने पहली आंदोलन शुल्क वृद्धि के खिलाफ किया था अपने विद्यालय में, और उसके खिलाफ में लगातार जो हमें रियली और थोड़ा बहुत अच्छा ही लगा कि लोगों की समस्याओं को हल करना, लोगों की समस्याओं से लड़ना, उनकी समस्याओं को हल करना। तो इसलिए और मुझे लगा कि देश में जो आज मजदूर किसानों का जो सवाल है, छात्र युवाओं का सवाल है, इन तमाम सवालों पर भाकपा माले ही लड़ सकती है, इसको हल कर सकती है। इसलिए हम लोगों ने संघर्ष का रास्ता चुना और भाकपा माले को चुना, राजनीतिक संघर्ष का भी रास्ता चुना। मैं जितने गूगल की शरण में जाकर पता कर पाया, उससे ये पता चला कि 2000 के करीब आप आइसा से जुड़े। 2007 के करीब आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए पार्टी के। 2010 में आपने बरहरा से विधानसभा चुनाव लड़ा। 2015 में संदेश से विधानसभा चुनाव लड़ा। इस बीच में आपने 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा आरा से, और इस बार भी प्रत्याशी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि वामपंथी दलों में और खासकर माले में क्या प्रक्रिया है इस प्रमोशन की, क्या प्रक्रिया है यहाँ तक एक छात्र नेता से सांसद के उम्मीदवार तक पहुँचने की? हमारी पार्टी में से कोई प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है। और हमारी पार्टी हमेशा से ही युवाओं को आगे बढ़ाती है, और जो भी हमारी पार्टी में युवा है, युवाओं को हर जगह, चाहे पदाधिकारी के मोर्चे पर हो, संसदीय मोर्चे पर हो, हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए पार्टी ने हमको यहाँ तक भेजने का काम किया। क्या राजू यादव किन किन संघर्षों से जुड़े रहे हैं, हम ये सब भी जानना चाहेंगे। आपके पिता भी वामपंथी संघर्ष से जुड़े रहे हैं। शायद 1900, अगर मैं सही हूँ तो 1971 में सेना की नौकरी से रिटायर्ड होने के बाद वो यहाँ पे भोजपुर में वामपंथी संघर्ष से जुड़े। लेकिन राजू यादव पे आरोप नहीं लग सकता कि उन्होंने अपने पिता की तैयार की गई राजनीतिक जमीन का फायदा उठाया, क्योंकि जब राजू यादव 4 साल के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। माँ ने पाला और शिक्षा ग्रहण कराया। कैसा माहौल था? आपके जीवन का संघर्ष कैसा था? क्या परिस्थिति थी उस वक्त? और परिस्थितियाँ तो थी ही, बहुत कठिन दौर था मेरे लिए, और पिताजी नहीं थे, माँ थी। तो आप समझ सकते हैं कितना एक कठिन दौर में, कठिन परिस्थितियों में हम लोगों ने संघर्ष किया। मैंने पढ़ाई की, मैट्रिक पास की, इंटर पास की, MA LLB मैंने किया। तो एक संघर्षपूर्ण दौर रहा मेरे लिए, और मैं आयशा से अपनी राजनीति की शुरुआत की,
और छात्र जीवन में भी कई सवालों पर हम लोगों ने विश्वविद्यालय में राय लेने का काम किया। तो एक संघर्षपूर्ण रहा, पूरे दौर रहा। घर का मतलब थोड़ा अगर मैं आप विस्तार से बता पाए कि घर का खर्च कैसे चलता था, क्योंकि माँ ही आपको पालती पोसती थी, पिता का कोई सपोर्ट नहीं था, इकोनॉमिक कंडीशन जाहिर बात है जब पिता नहीं थे तो वो सब कैसे मैनेज होता था? और घर परिवार के और लोग थे, परिवार के सारे लोग थे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मदद मिल जाता परिवार के लोगों से, तो इसके जरिए पूरा मैंने खर्चा चलता था। राजू यादव के नाम की बहुत चर्चा हो रही है कि इनके नाम के पीछे की एक कहानी है, वो किस्सा बताना चाहेंगे कि राजू यादव का नाम राजू कैसे पड़ा? और जब मेरा जन्म हुआ था उस समय भोजपुर में हमारे पार्टी के महासचिव विनोद मिश्रा राजू के नाम से जाने जाते थे। और जब विनोद मिश्रा पार्टी के उस दौर में भोजपुर में ही रहते थे, भोजपुर के गांव में रह करके संघर्षों को खड़ा करते थे, तो मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी ने राजू के विनोद मिश्रा के ही नाम पर मेरा नाम को राजू रखा। राजू, ठीक है। तमाम संसाधनों के बावजूद, सोशल कैपिटल की कमी के बावजूद आप भाजपा नेता और वर्तमान सांसद और यूपीए काल में गृह सचिव रहे आर.के. सिंह से मुकाबला कर रहे हैं। किस तरीके से कम संसाधनों में आप अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं? संघर्ष में चल रहा है। हमारे तमाम जो महागठबंधन के साथी हैं, तमाम हमारे महागठबंधन साथी गांव-गांव में प्रचार में लगे हुए हैं। सब लोग साइकिल से, मोटरसाइकिल से, जैसे हो सके सब लोग डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। और मेरी भी संसाधन तो है, संसाधन का तो अभाव है, चूँकि हम लोग गरीब पार्टी से आते हैं, हम लोग पैसा के पास कोई कॉर्पोरेट का फंडिंग नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो जनता के सहारे, जनता के भरोसे होकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता हम लोग को मदद भी कर रही है, हर जगह हम लोग को मदद मिल रहा है और सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा कैंपेन मजबूती के साथ चल रहा है। आरा के लोकल मुद्दे क्या हैं? क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा, अभी 2 दिनों में मैं जो देख पाया, शहर की हालत, शहर में कूड़े कचरे की बहुत समस्या है, वो रोड पे बिखरे हुए हैं, नाली की समस्या है और जाम एक विकराल समस्या है। और क्या लोकल मुद्दे हैं जिसको लेके आप मैदान में हैं और मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? और देखिए, मुद्दे तो जो प्रदेश का मुद्दा है वह मुद्दा भोजपुर का ही मुद्दा है, लोकल ही मुद्दे है, लेकिन देश के मुद्दा के साथ भी भोजपुर का मुद्दा है। जो देश का मुद्दा यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं, जिस तरह से आरक्षण को खत्म कर देना चाहते हैं, SC/ST एक्ट को इन लोगों ने खत्म करने की कोशिश की, तो जो संविधान और लोकतंत्र पर हमला है, जो आरक्षण पर हमला है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर हमला है, तो यह भी हमारा भोजपुर में चुनाव का मुद्दा है, चुनाव कैंपेन का मुख्य मुद्दा है। भाजपा के लोग चाहते हैं कि भाई जो देश का संविधान है, जिस संविधान को बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान को खत्म करके फिर से देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, तो ये हमारा कैंपेन का मुद्दा है। और आप देख रहे हैं पूरे देश में, अभी हमने देखा कि बनारस से हमने ट्वीट करके सवाल भी उठाया कि बनारस से तेज बहादुर जी का नामांकन रद्द कर दिया गया। तेज बहादुर जी BSF के जवान थे, अपने सवालों को लेकर लड़ रहे थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। और बनारस का जो चुनाव था, वहाँ देश के नकली चौकीदार के खिलाफ असली चौकीदार खड़े थे और तेज बहादुर जी को समाजवादी पार्टी ने अपना सिंबल दे दिया। वो महागठबंधन के प्रत्याशी थे बनारस से, लेकिन उनका नामांकन को रद्द कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई मोदी जी, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, तो उनका जो कॉलम में भरा जाता है उसमें लिखे थे अविवाहित, बनारस में चुनाव लड़ने लगी विवाहित। स्मृति ईरानी जी साक्षर लिखती थी, अब लिख रही है MA पास। अमित शाह जी को सुप्रीम कोर्ट ने तड़ीपार किया, तो उसको भी पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, उसने अपना कलम को क्यों नहीं भरा है। तो यह पूरा लोकतंत्र पर हमला है, डेमोक्रेसी पर हमला है। और लोकतंत्र का सवाल जो है सबसे मजबूत सवाल इस बार के चुनाव में, और इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, संविधान और लोकतंत्र और आरक्षण को बचाने का चुनाव है। ठीक है, आपने इस बार स्मृति ईरानी ने MA नहीं BA पास बताया है। पिछली बार वो कहती रही हैं कि हम MA पास है, ये हाँ, मतलब बार बार उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बदलते रहे। जब जब चुनाव लड़ते हैं तो बदलते रहता है। एक सवाल और, बेगूसराय में राजद ने अपने दूसरे नंबर के जो प्रत्याशी थे तनवीर हसन साहब, 2014 के मोदी लहर में वो दूसरे नंबर पर रहे थे और भोला सिंह जीते थे। उन्होंने इस वजह को आगे रखते हुए अपने प्रत्याशी का टिकट नहीं काटा, लेकिन आरा में अपने दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट काट दिया, जबकि मोदी लहर में वो भी दूसरे नंबर पर रहे थे और 2,55,000 के करीब उनको वोट आए थे। अब आरोप ये लग रहा है कि क्या राजद ने ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसके कोर वोट मुस्लिम और यादव हैं, वहाँ पे उन्होंने अपने मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट नहीं काटा और यहाँ पे भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट काट के राजू यादव को समर्थन दिया।
कायदे से ये सवाल अगर मैं किसी राजद ने पूछता तो मुझे ज्यादा बेहतर उत्तर मिलता, लेकिन आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तो मैं जानना चाहूंगा आपकी राय। उत्तर आपको बेहतर वहीं से मिलता है, लेकिन हमारी पार्टी ने सबसे पहले यहाँ से कैंडिडेट घोषित किया और कैंडिडेट घोषित करने के बाद महागठबंधन के साथियों ने, राजद ने हमें अपना समर्थन किया। तो अब विशेष तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वही लोग बता सकते हैं। आरा में आपकी लड़ाई किस तरीके से देख रहे हैं और आरके सिंह का मुकाबला आप कैसे कर रहे हैं? वो जिन मुद्दों को उठा रहे हैं लगातार, राष्ट्रवाद के मुद्दे, हम अभी शहर के दूसरे छोर पे थे और वहाँ पे एक चाय की दुकान पे बात कर रहे थे, तो जो बीजेपी समर्थक थे और जो आरके सिंह के समर्थक थे उनका कहना था कि वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दे पे वोट करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे वोट करेंगे। मतलब आवेश में इतना बह गए कि गांधी की हत्या को भी जायज़ ठहराने लगे। इन सब चीज़ों को आप कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस यहाँ पे लगातार पैठ बना रही है भोजपुर जिले में भी? भाई कौन सा उनका राष्ट्रवाद है? मैं जानना चाहता हूँ किस राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारे देश का राष्ट्रवाद है 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, तो इसी भोजपुर से बाबू वीर कुंवर सिंह की लड़ाई लड़ी गई थी। जब वीर कुंवर सिंह लड़ाई लड़ रहे थे तो उनके सेनापति मिर्जा मीर कासिम थे, यहाँ पीर अली थे। तो ये जो हमारी साझी विरासत रही है, साझी शहादत रही है, जो गंगा जमुना सरस्वती की जो हमारी साझी विरासत रही है, इस विरासत को भारतीय जनता पार्टी तोड़ना चाहते हैं। आप कौन सी राष्ट्रवाद की बात करते हैं भाई? जिन लोगों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या किया, नाथूराम गोडसे, जो देश का पहला आतंकवादी है, आप उसको अपना नेता मानते हैं, अपना हीरो मानते हैं? ये कौन सी राष्ट्रवाद है? और ये लोग फर्जी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। इनका कोई राष्ट्रवाद नहीं है। इनका राष्ट्रवाद यही है कि देश में नफरत फैलाना, आपसी भाईचारों को तोड़ना, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना, जातिवाद फैलाना, इनका यही राष्ट्रवाद है। जब भी किसी वामपंथी नेता या वामपंथी समर्थक से बात की जाती है तो भारत में एक सवाल उसके साथ ये नत्थी हो जाता है कि आखिर क्या वजह रही कि भारत में वामपंथ लगातार पिछड़ता गया और खत्म होता गया। इस सवाल का जवाब बहुत लोगों ने दिया है। मैं राजू यादव से जानना चाहूँगा कि जो बताया जाता है कि कास्ट का को ज़्यादा जगह ना दे के वामपंथी दलों ने गलत किया और यही वजह रही कि वो पिछड़ते गए, तो क्या यही मेन वजह है या इसके अलावा भी कोई वजह है? अब ये तो बहुत लंबा सवाल हो जाएगा और बहुत लंबा सवाल हो जाएगा और इस पर विशेष क्या समय है। और एक समय के साथ वामपंथी पार्टियां देश में मजबूत थी, अभी थोड़ा जरूर हम लोग कमज़ोर हुए हैं, लेकिन आने वाला दिन वामपंथ का दिन है। आने वाले में वामपंथी पार्टियों का ही यह देश होगा। इस बार के संसद में आप कितने वामपंथी सांसदों को देख रहे हैं? अब देखिए क्या होता है, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छी खासी संख्या में सर्वजित वामपंथी क्या पूरे महागठबंधन के बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं 40 के 40 सीट पर एनडीए की हार होगी और महागठबंधन के तमाम नेताओं की जीत होगी। धन्यवाद। हमारे साथ थे राजू यादव जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। और भी राजनीतिक चर्चा और दूसरी बहसों को देखने के लिए लगातार आप बोलते हैं हिंदुस्तान पर बने रहिए। मैं अंकित राज, धन्यवाद। सारा हिंदुस्तान हो लाल रंग में रंग जाई अब की, सारा हिंदुस्तान हो। दलित पिछड़ा मुस्लिम, पिछड़ा मुस्लिम सब लोग बोले अब की मिली राजू